हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो हम लोग इस सीरीज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं 50 टॉपिक्स यू कैंट स्किप फॉर जेई मेन 2026 इन फिजिक्स। तो इस वीडियो सीरीज में ना दो टॉपिक्स हो चुके हैं। एक नंबर पे वर्क एनर्जी थ्योरम भी हो गया और साथ ही साथ हमने एक एटम्स के रिलेटेड बोहर मॉडल भी पढ़ लिया था। अब टाइम आ रहा है एक नया टॉपिक देखने का, विच इज़ डायमेंशनल फॉर्मूला। टॉपिक तुम्हारे कहाँ से? क्लास 11 से। चैप्टर तुम्हारा है यूनिट एंड डायमेंशन और उसका एक छोटा सा पार्ट डायमेंशनल फॉर्मूला। इस डायमेंशनल फॉर्मूला में हम डायमेंशंस का कॉन्सेप्ट देखेंगे, डायमेंशंस का कॉन्सेप्ट। साथ ही साथ हम यहाँ पे बात करेंगे कई सारे क्वेश्चंस की जो तुम्हारे पिछले PYQs के हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे सारे के सारे और एग्जाम के थे, और ताकि तुम्हें कॉन्फिडेंस आए उन क्वेश्चन को करने के बाद में। पहले बात करेंगे कॉन्सेप्ट की, फिर बात करेंगे उसको अप्लाई कैसे करना है, और साथ ही साथ अगर मैं टॉपिक की डिफ़िकल्टी की बात करूं तो बहुत इजी टॉपिक है। और ये ऐसा टॉपिक है जिस बच्चे को फिजिक्स नहीं भी आती ना, वो उसके पास इसकी नॉलेज तो होती ही होती है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे और इसके कुछ एक क्वेश्चंस करेंगे, और ये हमारा पूरा इस वीडियो का एक प्लान रहेगा। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। डायमेंशनल फॉर्मूला, या बोल दीजिए डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस, तो देखो इसमें होता क्या क्या बातें होंगी। इसको स्टार्ट करने से पहले आप बात करो फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर। फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज तुम्हारे पास क्या होती है? क्वांटिटीज जिनको आप मेजर कर सकते हो, जिनको आप रियल लाइफ में मेजर कर सकते हो, एक उनको वैल्यू दे सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। एग्जाम्पल के नाम पर किसी बॉडी का मास, किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ, तुम बोल दो टाइम, इन सबको तुम मेजर कर सकते हो। तुम स्पीड को मेजर कर सकते हो, तुम एक्सेलरेशन को मेजर कर सकते हो, तुम फोर्स को मेजर कर सकते हो, तुम इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर कर सकते हो, तुम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकते हो, तुम पोटेंशियल डिफरेंस को भी मेजर कर सकते हो। मतलब एवरीथिंग विच वी कैन मेजर इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। और मेजरमेंट का मतलब है उनको हम न्यूमेरिकल वैल्यूज में प्रेजेंट कर सकते हैं। मेजर करने को तो हमारे पास और भी बहुत चीज़ें, हम किसी की हैप्पीनेस की बात करें, किसी की इमोशंस की बात करें, वो आप मेजर नहीं कर सकते उनको अच्छे तरीके से, क्योंकि आप यूँ बोल सकते कि वो आदमी खुश है, ज़्यादा खुश है, कम खुश है, बट आप ये तो नहीं बोल सकते ना कि वो कितना खुश है, उसकी खुशी की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, राइट? तो उनकी बातें हम नहीं करते। हम यहाँ पे किसकी बातें करते हैं? जिनको आप न्यूमेरिकली प्रेजेंट कर सकते हो। कि मैं बोल सकता हूँ किसी बॉडी का मास 1 kg है, 2 kg है, 3 kg है। मैं इसके बारे में यूँ तो नहीं बोलूँगा ना कि वो काफ़ी हैवी है। अब हैवी बोलूँगा तो हो सकता है वो 50 का हो सकता है 100 किलो का हो सकता है वो 1 टन का हो। बट आपके पास अगर वैल्यूज़ होंगी तो आप उसको एग्जैक्टली बता सकेंगे ना। तो जो चीज़ें आप मेजर कर सकते हो उनको आप क्या बोलते हो? फिजिकल क्वांटिटीज़। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर फिजिकल क्वांटिटीज़ आ गई तो उसके बाद में दो बातें हो रही हैं तुम्हारे पास में। फिजिकल क्वांटिटीज़ तुम्हारे पास है दो टाइप्स की। फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे पास है दो टाइप्स की। कौन कौन सी आपके पास में? बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज एंड बेस, और बेस का एक और नाम भी होता है तुम्हारे पास में, दैट इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, दोनों में डिफरेंस क्या है उसकी बात करते हैं। नाम बता रहा है डिराइव। डिराइव करना मतलब बनाना, कहीं से उसको निकालना, है ना? तो बेस क्या है कि मतलब बेस बेस हम जब की कहते हैं किसी का बेस, बेसिक पार्ट, वो क्या होता है? किसी भी चीज़ की फाउंडेशन, बिल्डिंग ब्लॉक। और बिल्डिंग ब्लॉक यानी फिजिकल क्वांटिटीज बिल्डिंग ब्लॉक, व्हाट दिस मीन? इसका मतलब है कि एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज का सेट जिनका यूज करने के बाद में आप उनसे किसी भी तरह की कोई भी नई फिजिकल क्वांटिटी बना सकते हैं। एग्जांपल, हमारे पास मास बेस में आता है, हमारे पास लेंथ बेस में आता है, हमारे पास टाइम बेस में आता है, हमारे पास टेम्परेचर भी बेस में आता है, हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट वो भी बेस के अंदर आता है, हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये भी इसी में ही आएगा, बेस में। और एक टर्म और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये भी आपका इसी के अंदर आता है। और इन सभी को हम क्या बोलते हैं? बेस।
बेस का मतलब है एक ऐसा सेट फिजिकल क्वांटिटीज का जिनका यूज करने के बाद में ना आप इनको मिक्सअप करके आप फंडामेंटल डिराइव्ड बना सकते हो। मतलब आप इनको मिक्सअप करने के बाद में डिराइव बना सकते हो। मतलब क्या हुआ देखो, एक इनका फिजिकल मीनिंग में डेफिनेशन में एक वर्ड और आता है, दे आर इंडिपेंडेंट, कि बेस फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, वो किसी पर डिपेंड नहीं करती। किसी भी बॉडी का मास, जब आप किसी का मास मेजर करोगे तो उसमें कभी लेंथ का कोई रोल नहीं होता। अगर कि मेरे पास कोई टुकड़े हैं, तो मैं जब उसका मास मेजर करूंगा तो मुझे लेंथ की जरूरत नहीं है ना, वहाँ लेंथ को बीच में कंसिडर करने की। अगर मैं किसी बॉडी का लेंथ मेजर कर रहा हूँ, अगर मैं इस मार्कर का लेंथ मेजर कर रहा हूँ, तो मुझे क्या करना होगा, इसके एंड पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है बस। मुझे मतलब ही नहीं है इसका मास चाहे 100 ग्राम हो चाहे 100 किलो। अगर आप टाइम मेजर कर रहे हो किसी जगह का, तो आपको उससे मतलब भी नहीं है उस टाइम के अराउंड कितने मासेस है, कितनी लेंथ है, क्या टेम्परेचर है, तुम्हें क्या मेजर करना है टाइम। टाइम कैसे मेजर करोगे, विद द हेल्प ऑफ अ क्लॉक और स्टॉप वॉच, जो भी होगा तुम्हारे पास में। तो यही बात है, बेस विजुअल क्वांटिटीज आप उनको बोलते हो जिनमें तुम्हें कुछ भी नहीं करना, बस वो अपने आप में क्या इंडिपेंडेंट है। अब डिराइव में क्या आता है आपके पास में, डिराइव आपके पास में कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं जो कहीं ना कहीं इन्हीं से बनती हैं, जो कहीं ना कहीं इनसे बनती है। एग्जाम्पल, स्पीड की बात करो जी, स्पीड इनसे कैसे बन रही है। स्पीड का फॉर्मूला याद होगा, डिस्टेंस बाय टाइम, तो लगाओ डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस यहां पे क्या चीज होती है, लेंथ। टाइम यहां पर टाइम रहेगा। तो मैं ये कह सकता हूं स्पीड इज मेड अप ऑफ टू बेस क्वांटिटीज। कौन कौन सी, लेंथ और टाइम। मतलब जिस फॉर्मूला के अंदर आपके पास दो या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज आ गई बेस वाली, उसको आप क्या बोलोगे, डिराइव्ड है। अब किसी और की बात कर लो, किसी और की बात करनी है तो तुम आ जाओ वेलोसिटी पर। वेलोसिटी में तुम्हारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ, टाइम टाइम, दोनों के अपने आप में, ये भी बेस ये भी बेस। बेस बेस का यूज करके आपने क्या बना दिया, वेलोसिटी। एक और बात कर लो डेंसिटी की। डेंसिटी के बारे में तुम्हें पता है, मास अपॉन वॉल्यूम। और मास तो अपने आप में बेस है, और वॉल्यूम क्या आप क्या लिखते हो, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। तो मैं कह सकता हूं दिस इज बेस एंड दिस इज ऑल्सो बेस। और बेस बेस का यहाँ पे क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। तो आप बोलोगे इन सब के बारे में कि डेंसिटी, वॉल्यूम, स्पीड, ये सब कैसे बनी है, बेस से। ये सब कैसे बनी है, मिल जुला के बेस क्वांटिटीज से। बेस क्वांटिटीज ने मल्टीप्लाई, डिवाइड ऐसे काम किए, तब जाके तुम्हारे पास क्या बन गया, एक नई फिजिकल क्वांटिटी, जिसको तुम क्या बोलते हो, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। एग्जाम्पल के नाम पर एक्सेलरेशन उठा लो। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको याद है, वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी किससे बनी थी, लेंथ बाय टाइम से, राइट। तो नीचे एक और टाइम डिवाइड में, तो आप क्या बोलोगे, दिस इज व्हाट, ये बेस ये भी बेस, यानी बेस और बेस से क्या बना, एक्सेलरेशन। तो ये भी क्या आ गया, डिराइव आ गया। फोर्स की बात कर लो, चाहे फोर्स का था मास इंटू एक्सेलरेशन। मास एक्सेलरेशन में क्या आ रहा है आपके पास में, लेंथ डिवाइड में टाइम मल्टीप्लाइड टाइम। इसके बारे में क्या बोलोगे, दिस इज ऑल्सो बेस, दिस इज बेस एंड दिस वन इज ऑल्सो बेस। तो बेस बेस का यूज होगा, एक नई फिजिकल क्वांटिटी बनी, कौन सी बनी, फोर्स। इसका देखो, एनर्जी कौन सी, काइनेटिक एनर्जी। हाफ एम बी स्क्वायर आपके पास फॉर्मूला रहता है काइनेटिक एनर्जी का। यहाँ पे क्या है, एम फॉर मास, साथ में क्या है, वेलोसिटी का स्क्वायर, यानी लेंथ। वेलोसिटी कहाँ है, लेंथ बाय टाइम, तो लेंथ का स्क्वायर डिवाइड बाय टाइम का स्क्वायर। ये भी तुम्हारे पास क्या है, बेस, ये भी बेस, ये भी क्या आ गई, बेस। तो मैं कह सकता हूँ बेस बेस ने मिलजुल के क्या बनाया, डिराइव। यहाँ पे बेस ने क्या किया था, अपने आप में था वो, यहाँ पे बेस अपने आप में था, यहाँ पे बेस बेस कंबाइन हुए, उन्होंने क्या बनाया, डिराइव। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके अंदर आपके पास में दो या दो से ज्यादा बेस क्वांटिटीज आ जाए ना, उनको तुम बोलते हो डिराइव्ड। और जो अपने आप में बेस है वो तो बेस है ही है। और बेस हमारे पास सिर्फ भाई 7, जिनके नाम मैंने लिख दिए। इनको तुम याद रखोगे, ये अपने आप याद रहेंगे, क्योंकि जो बेस नहीं है वो क्या, डिराइव है, राइट।
बातें इस चैप्टर में बहुत हैं, करने को और बहुत बातें बची हैं अभी इसके अंदर, बट अपने सिर्फ उतनी बातें करेंगे जितने से हमारे क्वेश्चंस हो जाएं, सिर्फ उतनी बातें, है ना। तो देखो अब आगे, अब आपको ये पता लग गया कि आपके पास बेस भी है और आपके पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज भी हैं। आपके पास ये दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज हैं। बेस में कौन कौन आ रहा था आपके पास में? मास आ रहा था, लेंथ आ रहा था, टाइम आ रहा था, टेम्परेचर आ रहा था, और तुम्हारे पास में आ रहा था ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तुम्हारे पास में आता है इलेक्ट्रिक करंट, तुम्हारे पास में आ रहा था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये सब बातें तुम्हारे पास में आ रही थी कि तुमने बोला ये 1 2 3 4 5 6 7 ये सात के साथ क्या है? बेस क्वांटिटीज हैं। और इनको मिलाने के बाद आपके पास जो अदर क्वांटिटीज आई उनको क्या बोलते हो तुम? डिराइव। जैसे कि फोर्स, स्पीड, चार्ज। चार्ज भी फिजिकल डिराइव में आएगा, कैसे आएगा वो भी देख लेंगे। चार्ज, फोर्स, स्पीड, एक्सेलरेशन, एनर्जी, वर्क, कुछ भी। इन सब के बारे में क्या बोलोगे कि डिराइव है, और इन सब के बारे में क्या बोलोगे कि बेस है। ठीक है जी। अब मेरे को इतना पता लग गया कि जो मेरी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है ना, वो कहीं ना कहीं डिराइव में यूज हो रही हैं। फंडामेंटल का मतलब बेस, बेस को या फंडामेंटल बोलते हो, मतलब कहीं ना कहीं डिराइव के अंदर फंडामेंटल आती है। वो देखी थी कैसी आ रही है। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इसको जब मैं ओपन अप करूँगा कहीं ना कहीं मुझे मास, लेंथ, टाइम कुछ भी मिल सकते हैं। इसको जब मैं ओपन अप करूँगा तो यहाँ भी मास, लेंथ, टाइम कुछ भी, टेम्परेचर और करंट कुछ भी मिल सकते हैं। यहाँ भी मुझे कुछ भी मिल सकते हैं, राइट। तो जब मुझे पता लग गया कि मेरे पास जो जितने भी डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको जब मैं ब्रेक डाउन करता हूँ तो उनके अंदर मास भी आ सकता है, लेंथ भी आ सकता है, टाइम भी आ सकता है, करंट भी आ सकता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर कुछ भी आ सकता है, कितने भी अमाउंट में आ सकता है। तो एक बार उनको लिख के देखते हैं कि वो कैसे आता है, क्यों आ रहा है। तो देखो एग्जाम्पल के नाम पर, जैसे कि मैं बात करता हूँ फोर्स के फॉर्मूला की। फोर्स का फॉर्मूला मेरे पास क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास, एक्सेलरेशन को तुम क्या लिखते हो? वेलोसिटी बाय टाइम। और वेलोसिटी को तुम क्या लिखते हो? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इनटू टाइम। तो मुझे यहां पर एक बात पता लग गई कि फोर्स के फॉर्मूला में क्या क्या आ रहा है। एक तो आ रहा है मास, डिस्प्लेसमेंट आ रही है लेंथ, और डिवाइड में क्या आ रहा है? टाइम इनटू टाइम। अगर मैं एक काम करूं, मास को एक सिंबल दे दूं कैपिटल एम, लेंथ को सिंबल दे दूं एल कैपिटल में, टी को सिंबल दे दूं कैपिटल टी, टेम्परेचर को सिंबल दे दूं के, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को सिंबल दे दूं सी डी, कैंडेला जो इसकी यूनिट होती है, करंट के लिए मैं एम्पियर का सिंबल ए दे दूं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मैं मोल लिख दूं। तो अगर मैं यहाँ पे यूज करूं मास के लिए एम, लेंथ के लिए एल, टाइम के लिए टी, राइट, तो मैं क्या इसको यूं लिख दूं? एफ विल बी इक्वल टू एम एल, टी का स्क्वायर है तो ऊपर क्या क्या बना? टी माइनस टू। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि एम की पावर 1 है, एल की पावर 1 है, और टी की पावर क्या आपके पास में? -2। तो अगर मैं इसको एक क्लोज ब्रैकेट में प्लेस कर दूं, किसी को कोई दिक्कत है? एंड दिस इज वट वी कॉल इट इज डायमेंशनल फॉर्मूला। और इसी को तुम बोलते हो डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला में क्या करते हो तुम? मास, लेंथ, टाइम, इन सभी को ना एक सिंबल देते हो। मास को दे दिया एम, लेंथ को दे दिया एल, टी को दे, टाइम को दे दिया टी, टेम्परेचर को के, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को सी डी दे दिया, इलेक्ट्रिक करंट को ए दे दिया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल लिख दिया। उसके बाद में ना तुम ब्रेक डाउन करते हो फॉर्मूलाज को। फॉर्मूलाज को ब्रेक डाउन किया, उसके बाद तुम चेक करते हो कि उस फॉर्मूला के अंदर मास कितना आ रहा है, लेंथ कितना आ रहा है, टाइम कितना आ रहा है, और उसको कुछ इस तरीके से लिखते हो। मास को कैपिटल एम, लेंथ को कैपिटल एल, टाइम को कैपिटल टी। उसके बाद में उनकी पावर्स लगा देते हो कि माइनस है, प्लस है, जो भी है। उसके बाद में जो आपके पास ये रिजल्ट बनता है ना, इसको हम बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। एंड जो आपके पास ये पावर्स आती हैं 1 1 -2, इनको हम बोलते हैं डायमेंशंस।
इसको हम बोलते हैं डायमेंशंस। डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, किसी भी एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को बेस की फॉर्म में लिखना इस तरीके से, और उस के अंदर आपके पास एम एल टी के जो भी पावर्स होंगे उनको तुम क्या बोलोगे, डायमेंशंस। तो अब हम यही काम करेंगे, हम कुछ एक फॉर्मूलाज उठाते हैं, उनका डायमेंशन लिखते हैं, फिर देखते हैं कि आगे क्वेश्चन में क्या करना होगा हमने उनसे। राइट, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो देखो कई सारे केस लेंगे यहां पर। सबसे पहले बात करते हैं हम एनर्जी की, और एनर्जी कौन सी है आपके पास में, काइनेटिक। काइनेटिक एनर्जी का सबसे पहले तो फॉर्मूला याद कर लो क्या था, E इक्वल्स हाफ एम वी स्क्वेयर। बिल्कुल, इसके अंदर ना खास बात ये भी रहती है कि अंदर जो भी कॉन्स्टेंट्स है ना, तुम्हें उनकी बात करनी नहीं है। कांस्टेंट है तो इसको रहने दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। m को लिख दो मास, v का मुझे पता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, और उसका कंप्लीट स्क्वायर। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे मास लेंथ वगैरह की क्या क्या वैल्यूज आ रही हो, देखो मास सिर्फ यहाँ आ रहा है, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो लिख दो मास की पावर 1। डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या होती है, लेंथ, लेंथ की पावर कितना है 2, तो लिख दोगे 2। टाइम नीचे आ रहा है डिवाइड में, तो इसको क्या लिखोगे, टी की पावर -2, और इसको कर दो क्लोज, और ये तुम्हारे पास क्या बन गया, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला। सिंपल। ऐसे ही और लिखो 2-3। सेकंड, चार्ज, चार्ज का फॉर्मूला लिखते हैं क्यू। अब तुम्हें याद होगा कि चार्ज का तो फॉर्मूला होता ही नहीं ना। चार्ज का फॉर्मूला क्या था, एन इंटू ई। गुलाम गुलाम की बातें पढ़ी हमने तो इसके बारे में, बट तुम्हें ये बात तो पता है ना, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज इंटू टाइम। तो आप इसको ये लिख सकते हो क्यू इक्वल टू आई इंटू टी। क्यू चार्ज, आई यानी करंट, करंट अपने आप में क्या है, बेस, बेस की पावर कितनी है 1। करंट का सिंबल क्या यूज करोगे, ए यानी एम्पियर। टी के लिए क्या यूज करोगे, टाइम का टी कैपिटल, पावर कितनी आएगी 1। तो ये क्या बन गया तुम्हारे पास में, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर चार्ज। अब बात ये आती है क्या ये सब फॉर्मूलाज तुम्हें याद रखने एग्जाम के लिए, बिल्कुल नहीं रखने। तुम्हें क्या याद रखना होता है, कॉन्सेप्ट कि ये फॉर्मूलाज कैसे फाइंड कर सकते हैं। दूसरी बात तुम्हें क्या याद रखना होता है, इन फॉर्मूलाज को। और ये फॉर्मूलाज तुम्हें कैसे याद होंगे, जब तुम पूरी 11वीं बारी पढ़ लेते हो ना, तो ये फॉर्मूलाज अपने आप याद हो जाते हैं टाइम के साथ में। तुम्हें कॉन्सेप्ट याद हो गया, उसके बाद फॉर्मूलाज याद हो गए, तुम लपेट देते हो सबको उसके बाद, ठीक है। तो अगले टॉपिक पर आ जाओ। इसी में एक और एग्जांपल करते हैं। एक और एग्जांपल में करते हैं हम इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड के कई सारे फॉर्मूलाज है ना, तो हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमारे लिए इजी रहे डायमेंशन को फाइंड आउट करने के लिए। मुझे ये बात पता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तुम्हारे पास क्या बना, F डिवाइड बाय चार्ज। बिल्कुल, F यानी फोर्स। फोर्स की डायमेंशन तुम्हें याद होगी क्या रहती है, तुमने पिछले केस में फाइंड की थी। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है जी। चार्ज का फॉर्मूला क्या है आपके पास में, करंट इनटू टाइम। यहाँ पे मास को क्या लिखोगे, m की पावर 1। एक्सेलरेशन आपके पास होता है वेलोसिटी बाय टाइम, यानी L1 t माइनस 2 बन जाएगा ये। डिवाइड में करंट के लिखोगे A1 मल्टीप्लाइड t के लिए लिखोगे t की पावर 1। तो इसको क्या सॉल्व, ये बना M1 L1 t माइनस 3 ऊपर जाएगा तो, और एम्पियर भी ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा -1। तो ये तुम्हारे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला। बोलो। तो इस तरीके से ना आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला फाइंड कर सकते हो डायमेंशनल की फॉर्म में। कैसे फाइंड करोगे, अगर आपको उसका फॉर्मूला आता हो। फॉर्मूला कौन सा, जिससे न्यूमेरिकल करते हैं वो वाला। अगर इतना आ गया तो मतलब तुम अब तैयार हो। अगर तुम्हें ये बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया तो अब तुम तैयार हो खेलने के लिए। किससे खेलने के लिए, क्वेश्चन से। बट उससे पहले 2-3 बातें छोटी छोटी और करनी है। तो देखो, क्वेश्चंस के लिए हमें ये बात भी पता होनी चाहिए कि आपको ये बात पता है कि दो फिजिकल क्वांटिटीज को जब हम ऐड करते हैं ना, तो वो कैसे ऐड की जाती है। 2 फिजिकल क्वांटिटीज
are added or subtracted only when they are same. ओनली व्हेन दे आर सेम मतलब क्या हुआ कि दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट तभी करते हो जब दोनों सेम है। मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल, अगर मेरे पास किसी ने लिखा मास 2 kg और मुझे इस मास में कुछ ऐड करना हो तो मैं हमेशा क्या ऐड करूंगा, ऑलवेज एंड ऑलवेज मास को। अगर मेरे पास मास है तो उसमें हमेशा मास ऐड होगा। मास के अंदर कभी भी आप यूं टाइम ऐड नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है। हमेशा फिजिकल क्वांटिटी में जब आप एडिशन करते हो, सब्ट्रैक्शन करते हो ना, तो तुमने देखा होगा लेंथ में से लेंथ घटा दी, मास में से मास कम कर दिया, टाइम में से टाइम कम कर दिया, स्पीड में से स्पीड कम कर दी, फोर्स में से फोर्स कम कर दी। बट तुमने कभी ऐसा काम तो नहीं किया कि लिखा हो ऐसे कि फोर्स है 2 न्यूटन, उसमें से 3 मीटर पर सेकंड स्पीड कम कर दो। नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल क्या है, अगर 2 न्यूटन है तो उसमें से फोर्स ही माइनस होगा, वो कुछ भी हो सकता है, फोर्स माइनस होगा ना कि स्पीड माइनस होगी। हमेशा फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर जब भी प्लस होता है माइनस होता है तो ऑलवेज एंड ऑलवेज सेम टू सेम रहता है। ये भी तुमने पढ़ा होगा, तुमने ये इक्वेशन पढ़ी है, S इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, राइट। तुम्हारे दिमाग में हो सकता है डाउट आ रहा हो देख के कि जी यहाँ पे तो ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, तो इनको भी तो आप ऐड कर रहे हो ना। तो अगर हम ऐड कर रहे हैं ना तो इनका रिजल्ट देखो क्या बनता है। सामने क्या चीज़ है, लेंथ, राइट। ये तो लेंथ है, डिस्टेंस। ये क्या चीज़ आपके पास में, इनिशियल वेलोसिटी। ये तुम्हारे पास क्या है, टाइम। वेलोसिटी को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करो, तुम्हारे पास क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट, यानी वो भी लेंथ आएगी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आपके पास में लेंथ ही आएगा। जी बिल्कुल आएगा। अब इसकी बात कर लेते हैं, a इंटू टी स्क्वेयर। एक्सेलरेशन तुम्हारे पास क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का स्क्वायर, और उसमें से आप टाइम के स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर रहे हो इस पूरी टर्म में। टाइम स्क्वायर कैंसिल, आपके पास क्या बचा, ये लेंथ ही। तो मतलब ये फॉर्मूला लॉजिकली सही है। हो सकता है इसमें आपको दिखाई दे रहा हूं कि मल्टीपल अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज आ रही है, बट जो उनका रिजल्ट है ना वो लेंथ के बराबर है। ठीक है जी, अगर ये पॉइंट क्लियर है तो एक अगला पॉइंट देखो। टू फिजिकल क्वांटिटीज और यहां पे डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं। टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी मल्टीप्लाइड or divide with any power। आप ये काम कर सकते हो कि मास के साथ में ना तुम एक्सेलरेशन को ऐड तो नहीं कर सकते, बट तुम एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये सही हो सकते हैं। तुम मास के साथ एक्सेलरेशन को डिवाइड कर सकते हो, ये भी सही हो सकते हैं। मास के साथ एक्सेलरेशन का क्यूब मल्टीप्लाई कर दो, ये भी वैलिड है। मास के साथ एक्सेलरेशन का क्यूब डिवाइड कर दो, ये भी चल जाएगा। बट अगर तुम सोचो मास के साथ मैं माइनस कर दूं एक्सेलरेशन को, ये नहीं चलेगा। वहां पे फिजिकल क्वांटिटीज अगर अलग अलग है ना, आप उनको मल्टीप्लाई कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, पावर में लगा के, कैसे भी, बट तुम उनको ऐड मत करना, सब्ट्रैक्ट मत करना। वो ये बात भी है कि भी फॉर्मूला देख लो, तुम्हारे पास जितने भी फॉर्मूलाज हैं। एनर्जी का फॉर्मूला है काइनेटिक का हाफ एम वी स्क्वेयर, मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वेयर, ये फॉर्मूला चल जाएगा। बट अगर मैं सोचूं कि m प्लस वी स्क्वेयर कर दूं तो ये बात वहां पे नहीं बचती मेरे। फिजिकल क्वांटिटीज ऐड आप तभी करोगे जब दोनों सेम है, जब दोनों का नेचर सेम होगा, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। बिल्कुल ठीक है जी। अगर इतना काम हो गया तो अब धीरे धीरे आएंगे क्वेश्चंस के ऊपर। अगर तुमने पढ़ लिया, अब क्वेश्चन वाला काम करते हैं। हम क्वेश्चन में अब कॉन्सेप्ट देखेंगे, कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करने हैं, क्या क्या बातें होती हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में पूछ जाते हैं बार बार। दो 2025 का क्वेश्चन है तुम्हारे सामने। मैच द कॉलम, लिस्ट आपको गिवन है 2। एक तरफ 4 फिजिकल क्वांटिटीज हैं,
एक तरफ आपके पास में 4 अलग अलग डायमेंशन फॉर्मूलाज गिवन है और वो कह रहा है कि मैच करवा दो कौन सा किसका है। सबसे पहला फॉर्मूला आपके पास है मास डेंसिटी। तो मास डेंसिटी का देखते हैं डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा। और मास डेंसिटी का मतलब है आपके यहाँ पे बात करनी है मास अपॉन वॉल्यूम की। मास अपॉन वॉल्यूम तुम्हें पता है, मास के लिए क्या लिखोगे m1। वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं वॉल्यूम को क्या लिखोगे लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। तो ये क्या बना m1 डिवाइड बाई L3। तो आप इसको लिख सकते हो m1L-3 बस, और तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर, ना टाइम आ रहा है ना कुछ और आ रहा है, जो आ रहा है वो लिख दिया। तो m1L-3 कहाँ है, ये तुम्हारा जा रहा है फोर्थ ऑप्शन में। तो ए का तो आएगा जी फोर्थ, यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, इसको तो कट कर दो। उसके बाद में और फॉर्मूला देखते हैं जो हमें आते हो। मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला याद है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला तुम्हारे पास क्या था, उसके फॉर्मूलाज बहुत सारे थे बट बेसिक फॉर्मूला तुम्हें याद होगा, उसमें आता था m इंटू आर का स्क्वायर। यानी m यहां पे क्या था मास, r तुम्हारे पास क्या था लेंथ, और उनका कर दो स्क्वायर। तो m के लिए सिंबल यूज करोगे m पावर 1, लेंथ के लिए l पावर 2। तो ये देखो कहाँ छुपा हुआ है m1L2 m1L2 T0, ये रहा तुम्हारे पास d का 3। तो d का 3 कहाँ है, यहाँ भी नहीं यहाँ भी नहीं यहाँ भी नहीं, इट विल बी ऑप्शन नंबर डी। लो देखो कितना सिंपल और इजी क्वेश्चन था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे बार बार आते हैं एग्जाम में, तुमसे वो एक फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन पूछ सकते हैं, ऐसे निकालते हैं। तुम्हें बस ये चेक करना है कि उस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या है जिससे तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, और उसके बाद में ना तुम चेक कर लो कि मास की पावर कितनी है, लेंथ की पावर कितनी है, टाइम की पावर कितनी है, करंट की पावर कितनी है, यानी सारे की सारी बेस फिजिकल क्वांटिटीज की पावर कितनी कितनी आ रही है। बस इतने से तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम a quantity is defined as a ratio of electric dipole moment and magnetic dipole moment। तो वो कह रहा है कि आपके पास कोई भी एक क्वांटिटी है कुछ भी क्यू, वो किसके बराबर है आपके पास में, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम लिखते हैं पी से, बिल्कुल, एंड डिवाइड बाय मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को तुम लिखते हो, यहाँ पर सिंबल इसके कई यूज हैं, स्मॉल एम कैपिटल एम कुछ भी यूज कर सकते हो तुम। तो यहाँ पे हम जस्ट एक बार सीधा इसको डायरेक्ट लिख देते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है और यहाँ पे भी पी क्यू आर एस आ रहे हैं, तो इस क्यू को हटाओ, यहाँ पे इसको क्यू को कुछ और मान लो तुम, इसको मान लो कुछ भी आप मान लो, सिंबल दे दो बी। बी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका रेशियो किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है जी। तो वो कहता है कि बताओ इसका पूरा रेशो जो होगा उसके अंदर अगर डायमेंशन फॉर्मूला ये बन रहा है तो P और Q की जगह कौन कौन सी वैल्यू तुम्हारे पास आ रही होगी। तो देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला तुम्हें याद होगा, वो होता है चार्ज इनटू लेंथ। तो यही था तुम्हारे पास, चार्ज डिवाइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला भी तुम्हें याद होगा, वो था हमारे पास में करंट इनटू एरिया। अब फॉर्मूलाज को यूज कर लो। यहां पर चार्ज को क्या लिखते हो तुम, करंट इनटू टाइम मल्टीप्लाइड लेंथ, डिवाइड में तुम क्या लिखोगे, करंट मल्टीप्लाइड एरिया को तुम क्या लिखते हो, लेंथ इनटू लेंथ। लेंथ लेंथ कैंसिल, करंट करंट कैंसिल, तुम्हारे पास क्या बचा, एक टाइम ऊपर लेंथ 1, तो L की पावर -1 T की पावर 1, बस और कुछ नहीं, और कुछ नहीं बचा तुम्हारे पास, कोई मास नहीं कुछ नहीं है। तुम्हें वैल्यू बतानी है P और Q की, तो तुम बता सकते हो मास तो यहाँ पे आया नहीं, तो P क्या हो जाएगा आपके पास में 0, लेंथ यहाँ पर आ गई,
लेंथ की पावर कितनी है -1, तो क्यू की पावर क्या आएगी -1। तो देख लो 0, -1 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी के ऊपर। बोलो हाँ या ना। तो ऐसी ऐसी सी बातें तुम्हें ये काम यहाँ पे करना रहता है, राइट। तो चलो अगले टॉपिक के ऊपर। ऑलराइट, तो नया टॉपिक क्या कह रहे हैं देखो। इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम, यानी पिछली की तरह एक और क्वेश्चन आ गया घुमा फिरा के। एक सिस्टम के अंदर द क्वांटिटी रिप्रेजेंटिंग द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स हैज अ डायमेंशन दिस। वो कह रहा है कि आपके पास कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है जो किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिवाइड बाय मैग्नेटिक फ्लक्स के रेशियो की। तो अगर कहता है उसका फॉर्मूला आपके पास एम पी एल क्यू टी आर ए यानी एम्पियर ये सब है, तो बताइए क्यू और आर की वैल्यू तुम्हारे पास क्या क्या होने वाली है। तो बता देते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला मुझे याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड एरिया। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला मुझे याद है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। एरिया एरिया कैंसिल, यहां पे तुम्हारे पास क्या बचा, ई बाय बी। और अगर तुम्हें याद हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाले चैप्टर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमारे पास एक फॉर्मूला था, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट, दैट इज इक्वल्स टू वी वेलोसिटी। तो आप बोल दोगे डायरेक्ट कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो वेलोसिटी की डायमेंशन का होगा, यानी लेंथ डिवाइड बाय टाइम। और ये तुम्हारा रहने वाला है आंसर। तो तुम बोल दोगे क्यू की वैल्यू 1, टी की वैल्यू सॉरी आर की वैल्यू -1। तो देख लो 1 -1 कहाँ बन रहा है, डी ऑप्शन में। बस सिंपल। मेन क्या था, इतना काम करते तुम्हें ये चमकना चाहिए था। अगर तुमने ढंग से पढ़ा होता, चैप्टर पढ़ा हुआ होगा, तो तुम बता दो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर एक फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू स्पीड वेलोसिटी। तो वो पुट करते ही आंसर आ गया। चलो आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। वो कह रहा है आपके पास एक कोई भी एक्सप्रेशन है v इक्वल्स टू ए टी स्क्वेयर प्लस b इंटू टी डिवाइड बाय c प्लस टी। ये कोई भी एक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर v आपके पास क्या है, वेलोसिटी, t इज व्हाट, टाइम। तो बताइए a इंटू बी इंटू सी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। ए बी सी का डायमेंशनल फॉर्मूला तुम्हारे पास क्या होने वाला है, इसकी बात करनी है। तो उसके लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि ए बी सी एक्चुअली में है क्या क्या, है ना। तो देखते हैं कैसे देखेंगे, यहां से दिखेगा साफ साफ। देखो सी प्लस टी, मैंने तुम्हें क्या कहा था कि जब भी आपके पास में दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज ऐड हो रही हो ना, तो इसका मतलब क्या होता है, दोनों सेम रहती हैं। तो यहां पे मैं कह सकता हूं सी विल बी इक्वल टू टाइम। सी तुम्हारे पास टाइम होगा, तो सी की डायमेंशन आ गई टी की पावर 1। लो एक चीज हो गई क्लियर कि सी तो आएगा टाइम। अब बच गया बी, बी क्या आने वाला है, तो बी की भी सुनो। अब इन दोनों को आप ऐड कर रहे हो और ये किसके इक्वल है, वेलोसिटी के। यानी ये जो पूरी की पूरी टर्म है ना, बी टी डिवाइड बाय सी प्लस टी, इसका जो रिजल्ट आएगा वो कहीं ना कहीं वेलोसिटी के बराबर आना चाहिए। तो मैं कह सकता हूं बी इंटू टी डिवाइड बाय सी को भी टी रख दो, डिवाइड बाय टी विल बी इक्वल टू वेलोसिटी। तो टी से टी कैंसिल, बी की रिजल्ट में क्या आएगा, वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डायमेंशन तुम्हारे पास क्या आएगा, L1T-1। ये बात तुम्हें पता है ना कि जब आप दो को ऐड कर रहे हो तो ये भी दोनों सेम रहेंगे, प्लस इनका जो रिजल्ट आएगा वो भी इन्हीं के बराबर रहेगा, ये तीनों इक्वल रहेंगे एक दूसरे के। बी भी हो गया। अब बच गया 80 का ए, सॉरी ओनली। तो ए को मैं क्या लिखूंगा, ए टी स्क्वेयर आप किसके बराबर लिख रहे हो, वेलोसिटी के। तो आप लिख कह दो कि ए इंटू टी का स्क्वेयर इक्वल्स टू वेलोसिटी, आंसर में दे रहे हैं। तो ए टी रेज टू पावर 2, वेलोसिटी का डायमेंशन L1T-1। तो ए क्या आ गया तुम्हारे पास में, L1T-3। ये ए आ गया, ये बी आ गया, ये सी आ गया, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो।
ए को पुट करो L1T माइनस 3, बी को पुट करो L1T माइनस 1, सी को पुट करो T1, T1T माइनस 1 कैंसिल, ये L1 बनेगा L2 T माइनस 3 ओनली, और ये तुम्हारे पास आ गया आंसर L2T माइनस 3 M0, ये रहा बी ऑप्शन। ये अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं कि जिसके अंदर आपके पास एक रैंडम फॉर्मूला बिछा देता है। वो रैंडम फॉर्मूला बिछा देगा ना, तो उसमें से वो कुछ भी पूछते कि ये बताओ ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा, इनकी डायमेंशन क्या क्या होंगी, तो उसको करने का तरीका यही रहता है। और तुम्हें ये बात पता हो रहेगी उसमें कि ये वाली टर्म इसके बराबर रहेगी डायमेंशन के मामले में, ये टर्म इसके बराबर रहेगी डायमेंशन के मामले में, प्लस जब आप एडिशन करो तो सेम ही रहता है। तो इन छोटी छोटी बातों का हम यूज़ करके इनको सोल्व कर देते हैं ना। तो चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। वो कह रहा है कि आपके पास पोजीशन ऑन एक्स एक्सिस गिवन एज दिस, ये कोई फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूला में वो कह रहे हैं कि x आपके पास है पोजीशन, यानी पोजीशन क्या होता है लेंथ, वो किसके बराबर है a sin t प्लस b cos स्क्वायर t प्लस c t स्क्वायर प्लस d। ठीक है जी, अगर ऐसी ऐसी सी बात है कहता, तो आप बताइए t टाइम है, तो a b c डिवाइड बाय d, इन सब की डायमेंशन क्या होगी बता देते हैं। x तो है लेंथ, ठीक है, मुझे a फाइंड करना है, मुझे b फाइंड करना है, मुझे c फाइंड करना है, मुझे d फाइंड करना है। अगर मैं इस a वाले पार्ट की बात करूं साइन t, अगर तुमने कभी भी देखा हो साइन थीटा की वैल्यूज को, साइन 0, साइन 90, साइन 45, साइन 30, उनकी वैल्यूज ऑलवेज क्या आती है, एक न्यूमेरिकल नंबर। साइन का जब आप सोल्व करते हो तो वो सोल्व करने के बाद तुम्हें क्या देता है, एक न्यूमेरिकल नंबर। मुझे ये बात पता है कि साइन थीटा इज ऑलवेज क्या, एक न्यूमेरिकल नंबर। तो इसका मतलब क्या हो गया, न्यूमेरिकल नंबर की डायमेंशन तुम्हारे पास क्या होती है, कुछ नहीं, M0 L0 T0। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि साइन की टर्म, कॉस की टर्म, इन सब की डायमेंशन क्या है, कुछ ही नहीं है। तो इसको चाहे यूँ लिख दो फॉर्मूला को, x इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी टी स्क्वेयर प्लस डी। लो, अगर ये हो गया तो अब मैं देख सकता हूँ कि x के सामने क्या आ रहा है a, तो कहीं ना कहीं ये दोनों सेम होने चाहिए। तो आप बोल दो कि a विल बी इक्वल टू लेंथ, a में क्या ऐड हो रहा है b, तो b भी क्या होगा तुम्हारे लेंथ के बराबर होगा, क्योंकि सेम सेम ऐड हो रहे हैं। और b और इनमें क्या हो रहा है, d ऐड हो रहा है, तो d भी क्या होगा, लेंथ के बराबर आएगा। लो, ये बात तो हो गई। अब बच गया सिर्फ और सिर्फ c। अब ये देखिए इसका जो रिजल्ट आएगा c इंटू टी स्क्वेयर का, वो किसके बराबर होना चाहिए, लेंथ के। तो आप बोल दोगे सी टी स्क्वेयर विल बी इक्वल टू एल की पावर 1, तो c विल बी इक्वल टू L1, t की पावर 2 है तो पैरों में जाएगा, ये बनेगा t माइनस 2। लो, सारी की सारी डायमेंशन आ गई। तुम्हें क्या फाइंड करना था, ए बी सी बाई डी। ए की वैल्यू कहाँ है, L1, बी की वैल्यू L1, सी की वैल्यू L1t माइनस 2 डिवाइड बाई L1, L1 से L1 कैंसिल, आंसर आ गया L2t माइनस 2। लो, कहाँ है ये ऑप्शन, L2t माइनस 2 सी ऑप्शन। बस सिंपल सिंपल और इजी क्वेश्चन है, इसके बस फॉर्मूला भी नहीं है, कॉन्सेप्ट है। बस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो, कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखो और सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए बी इनवर्स, यानी वो कहता है कि a डिवाइड बाय बी का फॉर्मूला मुझे बता दीजिए। अगर आपके पास ये इक्वेशन है वेयर लेटर्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग, जहाँ पे जो लेटर्स हैं उनका कुछ ना कुछ यूजुअल मीनिंग है, तो देखो बात क्या है। P4 यहाँ पे रहेगा प्रेशर, V यहाँ पर रहने वाला वॉल्यूम, R यहाँ पे रहेगा गैस कांस्टेंट, T यहाँ पर रहने वाला है टेम्परेचर। तो इन सब का अगर मैं यूज कर दूं ना, तो वो पूछता है कि बताओ a बाई बी की वैल्यू फाइंड करो और उसकी डायमेंशन क्या होगी। तो देख लेते हैं,
सबसे पहले तो ये चीज़ मुझे साफ दिखाई दे रही है कि V में से क्या हो रहा है, B माइनस हो रहा है। अगर कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज एडिशन या सब्ट्रैक्शन में आती हैं तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों क्या है, सेम होगी, सेम डायमेंशन रखेंगी। तो आप यहाँ से तो क्लियर बोल दोगे B विल बी इक्वल टू V, यानी वॉल्यूम की डायमेंशन तुम्हारे पास क्या होती है, L3। ये लो, आधा क्वेश्चन तो हो गया। अब बच गया A। अब एक से बात करते हैं, A डिवाइड बाई वी स्क्वेयर। A डिवाइड बाई वी स्क्वेयर किस में ऐड हो रहा है, प्रेशर में। तो ऐड होने का मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा वो किसके बराबर आना चाहिए, प्रेशर के, प्रेशर की डायमेंशन की। तो आप बोलोगे A डिवाइड बाय वॉल्यूम का स्क्वायर, यानी L क्यूब वॉल्यूम, और उसका कर दो स्क्वायर, इक्वल्स टू प्रेशर तुम्हारे पास क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स अपॉन एरिया की डायमेंशन अभी लिख देते हैं हम यहाँ पर, A डिवाइड बाई L6। फोर्स को क्या लिखते हो, मास इंटू एक्सेलरेशन। एरिया को क्या लिखोगे, L स्क्वेयर। ये 2, यहाँ पर बचा 4, तो ये 4 जाएगा सामने, तुम बोलोगे M1L5 T-2। तुम्हें क्या फाइंड करना है, A डिवाइड बाई B। तो A को B से डिवाइड कर दीजिए, M1L5 T-2 डिवाइड बाई L क्यूब। तुम्हारा आंसर क्या आने वाला है, M1, 5 और 3 ये बना L2, और यहाँ पे क्या आएगा, T-2। तो देख लो M1L2 T-2, ये रहा डी ऑप्शन। बस सिंपल और साफ। बस वही बेसिक बात है तुम्हें याद रखनी है, कौन सी कब यूज करनी है ना। तो इस पूरी वीडियो में ना मैंने कॉन्सेप्ट को ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया, उसको एक ओवरव्यू में कवर कर दिया कि बस इतनी बात बता दी तुम्हारे क्वेश्चन हो जाएं, बाकी तुम्हारी इसमें प्रैक्टिस रहती है। तो ये रहा तुम्हारे पास एक नया एक्सप्रेशन। वो कह रहा है एक स्टेशनरी वेव की इक्वेशन आपके पास ऐसी है। स्टेशनरी वेव ये टॉपिक आता है तुम्हारे साउंड एंड वेव से। तो इसको लिखते हैं सबसे पहले 2 पाई एन टी बाई लैम्डा कोस 2 पाई एक्स डिवाइड बाय लैम्डा। बिल्कुल। तो वो कहता है कि ऐसी ऐसी सी बात है, द इक्वेशन स्टेशनरी वेव इज गिवन एज दिस। तो बता दीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट में बात कर रहे हैं एन इंटू टाइम की डायमेंशन के बारे में, एन की डायमेंशन के बारे में, एक्स और लैम्डा। तो एन वगैरह कहाँ है तुम्हारे पास, फॉर्मूला में ये रहा, ये एन रहा, ये लैम्डा, ये तुम्हारे पास एक्स, ये तुम्हारे पास लैम्डा। इनकी बात कर रहे हैं कि इनके डायमेंशन किस किस के बराबर होने चाहिए। तो देख लेते हैं किसके बराबर होंगे, किसके बराबर नहीं होंगे। तो मुझे ये बात पता है कि ये है साइन पूरे का पूरा। जब भी आप साइन, किसी भी चीज का साइन करते हो तो अंदर क्या रहता है तुम्हारे पास में, एक एंगल। बिल्कुल। एंगल तुम्हारे पास क्या होता है, ऑलवेज कुछ भी 90 डिग्री, या रेडियंस में लिखोगे तो π/2, कुछ ऐसी टर्म। और ये जो एंगल्स होते हैं ना, इनका तुम्हारे पास में कोई भी डायमेंशन नहीं होता, दे आर डायमेंशनलेस। तो इसका मतलब हुआ कि साइन के अंदर जो जो टर्म्स आएंगी ना, उनका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ साइन के अंदर कौन कौन आ रहा है यहाँ पे, 2 पाई एन टी डिवाइड बाय लैम्डा। इन सब का डायमेंशन किसके बराबर आएगा, m0 L0 T0, यानी है ही नहीं 1 के बराबर। तो 2 पाई तो कांस्टेंट है, इसको तो हटा दो चाहे, है ना। बचा क्या, एन टी बाई लैम्डा। एन टी को क्या लिखोगे, टाइम की पावर 1, यहाँ पे लिखोगे लैम्डा, सामने क्या बचा, कुछ भी नहीं 1। तो एन बाई लैम्डा की डायमेंशन तुम्हारे पास क्या आ गई, टी की पावर -1। तो ऐसा कुछ ऑप्शन मुझे दिखाई दिया था एन बाई लैम्डा का। ये कह रहा है कि एन बाई लैम्डा की पावर टी की पावर -1 होनी चाहिए। तो क्या उसकी एन बाई लैम्डा की पावर टी है, नहीं है। तो वो कह रहा है कौन सा करेक्ट नहीं है। तो एक तो ये करेक्ट नहीं है, पहली बात तो आंसर ही आ गया यहाँ। तो वो पूछा था कौन सा फॉर्मूला करेक्ट नहीं है, और ये करेक्ट नहीं है। अगर बाकी को चेक करें तो बाकी को भी चेक कर सकते हैं। कैसे करोगे, देखो ये कह रहा है कि n, एन की डायमेंशन आपके पास L1 T-1 होना चाहिए, तो वो भी चेक कर लो।
यहाँ पे एन, लैम्डा आपके पास होता है वेवलेंथ, वेवलेंथ मतलब लेंथ, तो एन का डायमेंशन तुम्हारे पास आ जाएगा L1T-1। लो, क्या ये बात है फॉर्मूला में दे रखी है तो ये करेक्ट है, तो मतलब ये आंसर तो नहीं होगा। जो चीज़ करेक्ट है वो आंसर ही नहीं है। फिर वो कहता है कि एन को टी से मल्टीप्लाई करो आपको एल मिलेगा। तो देख लेते हैं, एन को टी से मल्टीप्लाई किया यानी L1T-1 को टी की पावर 1 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास क्या बचेगा L1। तो क्या ये है? बिल्कुल है, ये भी नॉट करेक्ट आएगा। तो भाई साहब आपका आंसर यही जाने वाला है। और इसको वेरीफाई करना है तो इसको भी कर सकते हो। कैसे करोगे? जो चीज़ यहाँ वैलिड थी वो यहाँ भी वैलिड रहेगी, यानी एक्स बाय लैम्डा का डायमेंशन क्या आएगा? कुछ भी नहीं। तो x विल बी इक्वल टू लैम्डा, तो लैम्डा तुम्हारे पास क्या है? लेंथ 1, तो आप बोलोगे x विल बी इक्वल टू L1, तो ये भी तुम्हारा आंसर नहीं है। तो डी के साथ जाओगे तुम। मैच कैसे करवाओगे? इस तरीके से, इसी तरीके का क्वेश्चन एक और है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि आपके पास फिजिकल क्वांटिटी का एक फॉर्मूला है, E इक्वल्स टू बी माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाय ए इंटू टाइम। E एनर्जी है, x लेंथ, t इज टाइम। तो बता दो ए बी का डायमेंशन क्या होगा तुम्हारे पास में। तो देख लो, कैसे देखेंगे इसको, वेरीफाई करते चेक करते हैं, बिठाते हैं कुछ जुगाड़ वगैरह। तो जुगाड़ बिठाओगे तो आप यहां पे बोल सकते हो E विल बी इक्वल टू बी डिवाइड बाई 80 इक्वल्स एक्स स्क्वायर बाई 80। बिल्कुल। अब यहां पर एक चीज साफ है, x यहां पे क्या है? लेंथ, t यहां पर टाइम, a का मुझे डायमेंशन फाइंड करना है, और इसका नेट डायमेंशन किसके बराबर आएगा? एनर्जी के। तो आप कह सकते हो कि एनर्जी का डायमेंशन विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 80। एनर्जी यानी फॉर्मूला कोई भी लगा दो एनर्जी का, हाफ एम वी स्क्वायर से डायमेंशन लिख दो काइनेटिक एनर्जी का। मास का m1 v का स्क्वायर करोगे, लेंथ का स्क्वायर डिवाइड बाय टाइम का स्क्वायर हो जाएगा। इक्वल टू एक्स स्क्वायर को क्या लिखोगे? L2, क्योंकि वो तो लेंथ है। ये a कुछ भी, ये आपके पास में t, इसको सोल्व किया, a सामने गया, ये बना L2T-1 डिवाइड बाय m1 L2T-2, L2 कैंसिल, m1 ऊपर गया, ये बना m-1, T-2 ऊपर जाएगा, ये बनेगा T1, ये आ गया a। लो, a तुम्हारे पास आ गया। अगर a आ गया तो b फाइंड कर देते हैं। b फाइंड करने के लिए इन दोनों को मैच करवा दो। E विल बी इक्वल टू b बाई 80। एनर्जी का डायमेंशन मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। बी आपको फाइंड करना है। ए का डायमेंशन आ रखा है m-1 T1, साथ में ये भी टाइम है। अब मल्टीप्लाई कर दो तो बी का आंसर आ गया m1 L2 T-2 मल्टीप्लाइड में m-1 T2, m1 m-1 कैंसिल, T-2 T2 कैंसिल, आपके पास बचा L2। तो ये आ गया B का डायमेंशन, ये आ रखा है A का डायमेंशन। तो A B करोगे ना तुम्हारे पास आंसर आएगा m-1 L2 T1। तो ये देखो कहाँ पे है, m-1 ये रहा, L2 T1 ये लो, एक ही ऑप्शन है। बस करने का प्रोसेस वही का वही, आपको पता है सेम सेम ऐड होंगी। और अगर साइन इक्वल का आ गया तो जो आपके पास ये टर्म्स है ना प्लस माइनस में, इनका डायमेंशन एनर्जी के बराबर ही होने वाला है। अगला क्वेश्चन भी सेम फॉर्मेट पर। तो ये फॉर्मेट बहुत बार यूज करता है वो, बार बार ऐसे ही रैंडम एक्सप्रेशन बना देता है, तुमसे पूछते बताओ कौन सी टर्म क्या बता रही है। तो यही फॉर्मूला वो कह रहा है एक्स डिस्टेंस से टी टाइम एफ फोर्स होगा, बी स्क्वायर बाय ए का वैल्यू बता दो। तो बता देते हैं, कैसे बताओगे? मैच करो। फोर्स किसके बराबर आ रहा है? ए एक्स स्क्वायर, ये दोनों की डायमेंशन क्या रहेंगी? सेम। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करोगे,
फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला m1l1t-2। ए आपको पता नहीं, एक्स यहाँ पे लेंथ है तो लिख दोगे l2, तो ए की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई m1l-1t-2। क्यों? l2 डिवाइड में जाएगा। सेम काम इसको मैच करवा दो। एफ को bt हाफ से मैच करवाओगे, एफ को लिखोगे m1l1t-2 इक्वल्स टू बी, टी की पावर हाफ को लिखोगे टी की पावर हाफ ही, तो भी बना m1l1, ये हाफ डिवाइड में जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस का 3/, ये बनेगा माइनस का 5/2। ये आ गया ए, ये आ गया बी, दोनों कर दो डिवाइड, स्क्वेयर करोगे तो बनेगा m2l2 टी की पावर -5, ए करोगे तो m1l-1t-2, तो इसको सोल्व किया, ये बना m1l-1 ऊपर गया l3, ये -2 + 2 ऊपर गया t-3, ये तुम्हारा आंसर आएगा m1l3t-3, ये रहा बी ऑप्शन। बस वही सेम काम बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है बस। तो अगेन तुम्हारे पास में क्वेश्चन है, इसमें डायमेंशन फॉर्मूला नहीं मांग रहा, वो तुमसे मांग रहा है कि बता दो किसकी यूनिट कौन सी होने वाली है। तो यूनिट की बात है तो कर दो। सबसे पहले बात करते हैं टॉर्क की। टॉर्क का यूनिट तुम्हारे पास होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स न्यूटन, डिस्टेंस मीटर, तो ये बनेगा न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर कहाँ है? 3 पर रहा, तो ए का तो आएगा 3, लो ए काम हो गया। उसके बाद में आ जाओ, तुम आओगे स्ट्रेस के फॉर्मूला पर। स्ट्रेस का फॉर्मूला आपको याद होगा, स्ट्रेस का फॉर्मूला तुम्हारे पास था फोर्स डिवाइड बाय एरिया, यानी कहीं ना कहीं प्रेशर के आसपास जा रहा था, तो फोर्स की न्यूटन, एरिया की मीटर स्क्वायर, तो ये तुम्हारे पास क्या बन गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहाँ है? 4 नंबर पर, तो बी का आएगा जी 4, तो ये सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन में, उसके बाद में और कहीं नहीं है। तो ये तुम्हारा क्या रहने वाला है? पूरे का पूरा आंसर, राइट। तो चलो आगे प्रोसीड करते हैं। और अगला क्वेश्चन, एक रैंडम फॉर्मूला किसका? u इक्वल अल्फा बाय बीटा साइन अल्फा एक्स डिवाइड बाय के टी, where alpha and beta are constant, x is displacement, k is Boltzmann constant, t is temperature and u is energy density। इस बार कुछ वैल्यू नहीं आ रही है, ये कह रहा है कि एनर्जी डेंसिटी के बराबर है, x यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपके पास, t इज टाइम नहीं है, यहाँ पे टेम्परेचर है, ध्यान रखना थोड़ा सा, टेम्परेचर, k इज बोल्ट्जमान कांस्टेंट, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, ठीक है जी। तो वो कह रहा है कि बताइए बीटा की डायमेंशन क्या होने वाली है। उसने पूछा बीटा की डायमेंशन आप बता दो क्या होगी। तो बीटा की डायमेंशन मुझे चाहिए, तो मुझे तो इतना पता है सबसे पहले तो कि ये एनर्जी डेंसिटी, ये अल्फा कुछ भी हो सकता है, बीटा कुछ भी हो सकता है, इन दोनों को डिवाइड करोगे, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डायमेंशनलेस। तो मतलब मैं कह सकता हूं कि u की डायमेंशन किसके बराबर होने वाली है? अल्फा बाय बीटा के। पहली बात तो ये आ गई, बिल्कुल। u तुम्हारे पास क्या है? एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी तुम्हारे पास क्या होता है? एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम, उसका फॉर्मूला सामने क्या आ गया? अल्फा बाय बीटा। इतना काम तो हो गया। अब यहां से बीटा मुझे निकालना है, तो कहीं ना कहीं मुझे अल्फा की जरूरत पड़ेगी, वो कहां से काम होगा? यहां से। साइन के अंदर की जो टर्म रहती है वो क्या रहती है तुम्हारे पास में? डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस रहेगी, यानी m0 l0 t0 के बराबर। उसके बाद में तुम इसको लिखोगे अल्फा एक्स डिवाइड बाय के इंटू टी। अगर तुम्हें याद हो ना, तो ये कहीं ना कहीं एनर्जी की डायमेंशन ही देता है तुम्हें, तो आप लिख दोगे इसको एनर्जी इक्वल टू 1 डायमेंशनलेस। तो अल्फा की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? एनर्जी डिवाइड बाय एक्स।
ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1। तो अल्फा की ये वाली वैल्यू यहां पुट कर दो या कंपेयर कर दो। कंपेयरिंग 1 एंड 2, आप बोल दोगे एनर्जी बाय एक्स विल बी इक्वल टू, अल्फा की वैल्यू यहां से कितनी आ गई आपके पास में, बीटा इंटू एनर्जी बाय वॉल्यूम, राइट। एनर्जी एनर्जी कैंसिल, बीटा किसके बराबर आ गया, वॉल्यूम डिवाइड बाय एक्स। वॉल्यूम क्या आएगा L3, एक्स क्या था डिस्प्लेसमेंट L1, तो आंसर क्या आ गया L2। लो बिल्कुल सिंपल, M0 L2 T0, ये लो। ज़्यादा कुछ सोल्व करना ही नहीं था, मुझे साफ दिखाई देगा था कि केटी केटी यहाँ पे एनर्जी की बात होगी और यहाँ भी एनर्जी डेंसिटी आ रहा है, तो मैंने उसको डायरेक्ट पुट कर दिया विदाउट ओपनिंग द एनर्जी फॉर्मूला। तो एक और फॉर्मूला लास्ट में जाते जाते देखो, एक क्वेश्चन अच्छा सा, वो कह रहा है कि फोर्स लेंथ टाइम को अगर आप फंडामेंटल यानी बेस क्वांटिटीज मान लेते हो तो डेंसिटी का फॉर्मूला तुम्हारे पास में क्या बनेगा। तो डेंसिटी का फॉर्मूला बता दो क्या बनना चाहिए। तो डेंसिटी का फॉर्मूला आपको बनाना है इन टर्म्स ऑफ फोर्स लेंथ एंड टाइम। तो ये ना अपने आप में क्या है, एक एप्लीकेशन होता है डायमेंशनल फॉर्मूला का, और उस एप्लीकेशन को मैंने नहीं करवाया था, तो उसको यहाँ देख लो कैसे अप्लाई करते हो। वो कह रहा है कि आपको ना एक फॉर्मूला बनाना है जिसमें क्या आना चाहिए, डेंसिटी, है ना, और उसके फॉर्मूला में क्या आएगा, फोर्स आएगा, लेंथ आएगा और टाइम आएगा, और मैं सबको लगा रहा हूं मल्टीप्लाई में, राइट। अब मुझे ये नहीं पता फोर्स की पावर कितनी होगी, लेंथ की पावर कितनी होगी, टाइम की पावर कितनी होगी, है ना। तो अगर मुझे उनकी पावर्स नहीं पता तो मैं उनकी पावर्स को अपनी मर्जी से लिख दूं ABC, बिल्कुल। अब इसके बाद में ना आप क्या करोगे, यहां लिखोगे इसका डायमेंशन, यहां लिखोगे फोर्स का डायमेंशन, यहां पर लेंथ का डायमेंशन, यहां पर टाइम का डायमेंशन। डेंसिटी का डायमेंशन आपको याद होगा मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। फोर्स का डायमेंशन m1 इंटू एक्सेलरेशन पावर a। लेंथ का डायमेंशन L1, टाइम का डायमेंशन T1, बिल्कुल। उसके बाद में इसको कर दो सॉल्व, m1 L-3, पावर लगा दो यहाँ पे a LA T-2a LB TC। m एक तरफ कर दो सारे सारे, बस एक ही है। L को ऐड कर दो, L की पावर a L की पावर b, तो ये बन जाएगा LA प्लस बी। टाइम टाइम एक तरफ कर दो, T -2a प्लस सी, और सामने क्या आ रहा है m1 L-3। अब मुझे एक बात बताएं कि अगर कोई फॉर्मूला तुम्हारे पास बनता है ना इक्वल में, तो यहाँ की डायमेंशंस और यहाँ की डायमेंशंस क्या रहती हैं, सेम। LHS और RHS की डायमेंशन सेम रहेंगी। तो आप कह सकते हो कि अगर यहाँ पे मास की डायमेंशन 1 है और यहाँ पे मास की डायमेंशन a है, तो a शुड बी इक्वल टू 1। एक बात तो ये बोल सकते हो। दूसरी बात बोल दोगे, अगर यहाँ पर लेंथ की डायमेंशन a प्लस बी है, यहाँ पर लेंथ की डायमेंशन -3 है, तो a प्लस बी -3 के बराबर होगा। अगर a की वैल्यू यहाँ पे 1 रख दो तो b की वैल्यू क्या आएगी, -4। आधा काम हो गया, सारा ही हो गया। और वो कह रहा है कि अगर यहाँ पे टाइम की डायमेंशन -2a प्लस सी है और सामने 0 है, तो -2a प्लस सी 0 के बराबर होगा। इट मीन्स 2a विल बी इक्वल टू c, और a की वैल्यू 1 है तो c की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो कहता तुम्हारे फॉर्मूला अब ये बन जाएगा, डेंसिटी विल बी इक्वल टू फोर्स की पावर a मतलब 1, लेंथ की पावर b मतलब -4, टाइम की पावर c यानी 2। तो कहता ऐसा फॉर्मूला तुम्हारा बनना चाहिए कुछ ना कुछ। कहता ये देख लो कहाँ है, F1 L-4 T2a, ऑप्शन लो, उठाओ। ये एक एप्लीकेशन है डायमेंशन फॉर्मूला की। इसके क्वेश्चंस आते हैं बट बहुत कम आते हैं, तो इसको भी तुम्हें याद तो रखना पड़ेगा, है ना। तो दैट इज द एंड ऑफ द वीडियो। इस वीडियो में काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर अप करें हमने। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल नाउ। कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड।